हेलो एंड गुड इवनिंग। कोर्ट से नाम में आप सभी का स्वागत है। और फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ किसी एक लीगल मसले को लेकर सामने पेश हो रहा हूं। आज का मसला हम सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार करेंगे। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार जस्टिस अभय ओक के बेंच के सामने आया। मसला ये है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में किसी स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या। आप उसको अलग तरीके से मत समझिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देता हूँ। हुआ यूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सेक्शन 125 के अगेंस्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसमें वाइफ और डॉटर जिन्होंने इनिशियली मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑब्वियसली मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग फाइल की थी। ये वाइफ और डॉटर जो थे ये मुस्लिम थे और इनकी याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ट्रैवल की। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया और कुछ 2000 या कुछ ऐसे रुपए की मेंटेनेंस ग्रांट की। और ये दोनों महिलाएं जो एक बेटी और एक वाइफ थी, उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट करते हुए एक अमाउंट सीमित किया, जिसके खिलाफ में ये मुस्लिम पति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है एसएलपी में। अब क्योंकि सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, तो इस लिहाज से जब आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में 125 के अंदर एप्लीकेशन करते हो और उसके बाद में अगर आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन में या हाई कोर्ट में आप फर्दर प्रोसीडिंग रिट जुरिडिक्शन में लाते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टेट ऑफ पर्टिकुलर गवर्नमेंट नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट पार्टी, जिसके हिसाब से मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ यूपी को वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पार्टी बनाया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, वो एसएलपी में स्टेट ऑफ यूपी भी पार्टी बनाई गई, क्योंकि वो मेमो ऑफ पार्टीज़ में वो पार्टी के मेमो ऑफ पार्टी में जो पार्टियां होती है उसको कॉमन रखना पड़ता है। और क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, तो स्टेट ऑफ यूपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट यूपी में ज़रूर पार्टी बनाई थी। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में भी उसे पार्टी बनाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। अब सरप्राइजिंगली मेंटेनेंस का इशू हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। जो डिस्प्यूट था अमाउंट को, उसको लेके जो हस्बैंड ने याचिका दायर की थी, वो पर्टिकुलर पर से इंटर पार्टीज था, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल अपीयर हो रहे थे, उन्होंने स्ट्रेंजली इसमें ऑब्जेक्शन लिए। मतलब बहस के दौरान उन्हें पूरे जो मेंटेनेंस ग्रांट हुआ था उस महिला को और उसकी डॉटर को, उसके ऊपर स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल ने सरप्राइजिंगली उस पर ऑब्जेक्शंस लेने शुरू किए बहस के दौरान। कोर्ट भी इस चीज़ को लेके एकदम अचंभित हो गया कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट 125 मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपोज कर सकती है, क्योंकि उनका कोई अप्रोप्रिएट लोकस बनता नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए पार्टी बनाया जाता है कि वो फॉर्मल पार्टी की तरह उनको पार्टी बनाया जाना ज़रूरी होता है मेमो ऑफ पार्टीज में। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजली और फॉर्मल पार्टी जिसके खिलाफ कोई रिलीफ भी नहीं है, मेंटेनेंस की जो रिलीफ थी उस महिला की और उसके डॉटर की, उसके पति के खिलाफ थी जो रिस्पोंडेंट था। लेकिन स्टेट ऑफ यूपी एक फॉर्मल पार्टी होने की वजह से फॉर्मल रिस्पोंडेंट थी, इसलिए उनके खिलाफ तो कोई मतलब लोकस बनता नहीं था। स्टेट ऑफ यूपी से तो कोई मेंटेनेंस वो महिला मांग रही नहीं थी और स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में ये पिटिशनर भी कोई रिलीफ मांग रही नहीं था। स्ट्रेंज बिहेवियर ये था। जो रिस्पेक्टिव काउंसिल थे, सीनियर काउंसिल, वो भी स्टेट ऑफ यूपी के लिए जो पेश हुए जस्टिस अभय ओक की बेंच पे, उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। इस चीज़ से बेंच काफ़ी अचंभित था, काफ़ी सरप्राइज था और उन्होंने इस पर इनफैक्ट अपने ऑब्जर्वेशन भी किए कि आप इस तरह से कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आपका कोई लोकस होता नहीं है। तो मेरे लिहाज से ये एक इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन था, जहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल ने एक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में जो इंटर पार्टी डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड का कहना होता है कि मैं लायबल नहीं हूँ, वाइफ या डॉटर जो क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस, उनका कहना होता है कि हमें इतना मिलना चाहिए या हमको हमारी इतनी लायबिलिटी बनती है, हमारा इतना एंटाइटलमेंट है।
जहाँ पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी इंडिविजुअल मेंटेनेंस में कोई लोकस बनता नहीं है, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडी में बिल्कुल ही नहीं बनता। और जो कि मेंटेनेंस की जो क्लेम है, रिलीफ जो है, वो निचली अदालत से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ही स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो थी ही नहीं। वो इंडिपेंडेंटली वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ मांगी थी, डॉटर ने अपने फादर के खिलाफ मांगी थी, और फादर का डिस्प्यूट था या हस्बैंड का डिस्प्यूट था मेंटेनेंस देने के लिए। उस लिहाज से ये पिटिशन ट्रैवल करते करते अपने SLP जुरिस्डिक्शन में 136 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, और एक फॉर्मल पार्टी उस दायर याचिका में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन उठाती है मेंटेनेंस के लिए, वो भी वाइफ को लिए, और वाइफ के मिलने वाले मेंटेनेंस के लिए, डॉटर को मिलने वाले मेंटेनेंस के लिए। तो एक बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑब्जेक्शन था, और ये मसला हाल ही के दिनों में हुआ, कल ही हुआ, तो जो काफ़ी रिपोर्टेड भी है। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये क्या बेहूदगी सी बात है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जिससे कोई मेंटेनेंस रिलीफ मांग ही नहीं रहा है, जिसके अगेंस्ट में कोई रिलीफ ही नहीं है, वो पार्टी सामने आके सुप्रीम कोर्ट में वो भी एक ऑब्जेक्शन ले, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन ले महिला को मिलने वाले मेंटेनेंस के लिए। तो एक सही तरीका नहीं था उन सीनियर काउंसिल का जो भी उसमें अपीयर हुए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो मुझे लगा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया, और आगे भी आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से इसी तरह के अलग अलग मुद्दों से मैं जुड़ा रहूँगा, और ऐसे ही वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। हालांकि अभी इस वक्त मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, इसलिए कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कल की पूर्ति मैं बिल्कुल ही कर दूंगा। आने वाले दिनों में कल या परसों में मैं एक आधा वीडियो एडिशनल बना के अपलोड कर दूंगा। तो मेरी कल की गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपने अलग अलग लीगल सब्जेक्ट को लेकर बनाते रहूँगा, मैं अपलोड करते रहूँगा, पोस्ट करते रहूँगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।